नेशनल खबर देख रहे हैं आप और आज बात होगी मरीजों के रिपोर्ट्स पर। वो मरीज जो हार थक के हर तरीके के अस्पताल से इलाज लेने के बाद यहाँ तक कि डायलिसिस सजेशन के बावजूद वो आयुर्वेद को अपनाने गए, उनकी रिपोर्ट्स में क्या सुधार आया ये जानने की कोशिश आज हमारी होगी और आपको बताने की कोशिश होगी कि क्या आपको आयुर्वेद अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। और इसी के लिए अभी हम कर्मा आयुर्वेदा में मौजूद हैं और मेरे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे डॉक्टर पुनीत। और डॉक्टर पुनीत से सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा कि 1937 में ये संस्था कर्मा आयुर्वेदा जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी और आज हम अगर इंटरनेट पर जाकर देखें किडनी ट्रीटमेंट के बारे में तो कर्मा आयुर्वेदा का नाम सबसे ऊपर आता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें और ख़ास तौर पे उनकी संस्था को किडनी मास्टर के तौर पर स्टेब्लिश कर रही है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। मतलब ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये उन पेशेंट्स के हैं जिन्हें डायलिसिस सजेस्ट कर दिए। मैक्सिमम पेशेंट ना उसी स्टेज पे आते हैं। तो इतनी जो रिपोर्ट्स हैं, मैं आशा करती हूँ कि ये कुछ ही रिपोर्ट्स ना हो, इससे भी ज़्यादा रिपोर्ट्स, हजारों की संख्या में प्रज्ञा रिपोर्ट्स। लेकिन जब इतनी वीडियोज़ हैं, डिजिटली सब कुछ मौजूद है, आप भी बात कर रहे हैं और आपकी संस्था भी इतनी पुरानी है, फिर भी क्यों लोगों को आयुर्वेद में आने में अभी भी संकोच होता है? एक हेल्दी किडनी के लिए, एक हेल्दी पर्सन के लिए क्या पैरामीटर्स होते हैं जो अगर वो टेस्ट कराए तो वो देख के नॉर्मली समझ सके कि हाँ वो उसकी किडनी हेल्दी है अभी? तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और अभी हम मौजूद हैं कर्मा आयुर्वेदा में और हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत। बहुत स्वागत है सर आपका। और कर्मा आयुर्वेदा की जब हम बात कर रहे हैं, और मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को लेकर एक प्रोग्राम भी बनाया था, 1937 जब से कर्मा आयुर्वेदा स्टेब्लिश हुआ है। आप 5वीं पीढ़ी हैं जिसे आप लेकर इसके आगे बढ़ रहे हैं कर्मा आयुर्वेदा को। हजारों पेशेंट्स के रिपोर्ट्स अभी तक मैं देख चुकी हूँ और कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनसे हमारी मुलाकात भी हुई थी। क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे ये विश्वास करने पर मजबूर कर रही है कि आप किडनी मास्टर बन सकते हैं या बन रहे हैं? देखिए प्रज्ञा, मरीज जो बताता है ना, मतलब वो सबसे बेस्ट होता है। माउथ पब्लिसिटी इज द बिगेस्ट पब्लिसिटी भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि मरीज अपने आप बताता है कि मुझे क्या बेनिफिट हुए, कैसे बेनिफिट हुए। आज के समय में हजारों की संख्या में हमारे पास इस तरह की यूट्यूब पर वीडियोस उपलब्ध हैं जो बता रही हैं कि पहले मरीज को क्या क्या परेशानियां थी और अब किस किस तरीके से इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। बहुत सारी रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं जो बताती हैं कि रिपोर्ट्स में पहले क्या उनको प्रॉब्लम थी और अब किस किस तरीके से उनको इम्प्रूवमेंट नजर आई। और वो सारी रिपोर्ट्स अलग अलग लैब्स की हैं। मैं आपको कुछ पेशेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ये पेशेंट हैं और आपने देखा होगा, ये हमारे पास आए थे। रवि जी इनका नाम है, 34 साल की उम्र है। 5 मई 2025 को हमारे पास आए थे। दिल्ली में निवास करते हैं। इंस्टा हेल्थ लैब से इन्होंने कहीं से जांच कराई है। क्रेटनाइन है 5.65, यूरिया है 116, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है 54, यूरिक एसिड है 10.80। यानी कि ओवरऑल किडनी जो है वो 10% काम कर रही है मुश्किल से इस रिपोर्ट के हिसाब से। और फिर जब इन्होंने दोबारा से जांच कराई 9 जून को, यानी कि मात्र 1 ही महीना हुआ इनको जांच कराए हुए, 1 महीने के बाद इनका जो क्रेटनाइन है वो थोड़ा सा रिड्यूस होना शुरू हो गया, यूरिया रिड्यूस होना शुरू हो गया, BUN कम होना शुरू हो गया, साइमल्टेनियसली यूरिक एसिड भी कंट्रोल हुआ। 5.11 आया क्रेटनाइन 5.65 से थोड़ा सा रिड्यूस होना शुरू हो गया। पहले बढ़ रहा था, बढ़ती हुई बीमारी थी, प्रोग्रेसिव डिजीज था, प्रोग्रेस नहीं किया, रिड्यूसिंग फेज में आया। हर एक की बॉडी अलग होती है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो मरीजों को हर बार ये ध्यान रखना है कि डाइट, योगा, एक्यूप्रेशर सब चीजें फॉलो करें। हर एक की बॉडी मेडिसिन से भी अलग अलग रिस्पॉन्ड कर सकती है। बिल्कुल। अब नेक्स्ट पेशेंट की बात करते हैं। ये हमारे पास है मिस्टर नाथेश सरोज, JPS हेल्थ केयर से इन्होंने जांच कराई है। क्रेटनाइन 5.79, यूरिया 73.49, यूरिक एसिड 7.29, 5.79 है। 17 मई की रिपोर्ट है। क्रेटनाइन जो है काफी बड़ा हुआ है, लगभग इनको डायलिसिस इस समय एडवाइस कर दिया गया था जब ये आए थे। और सप्ताह में 2 बार इनको डायलिसिस बोल दिया था। तब ये थोड़े से घबरा रहे थे क्योंकि डायलिसिस के नाम से और उसके प्रोसेस को देख के, यूट्यूब पे देख के, स्टडी करके जब ये आए तो ये थोड़ा सा घबरा रहे थे, कह रहे थे डायलिसिस नहीं कराना। और JPS हेल्थ से फिर उन्होंने दोबारा से जांच कराई 21 जून 2025, यानी कि लगभग 1 महीने के बाद
नाथे सरोज जी ने 4.27 हो गया क्रेटिनिन। इनकी उम्र 60 साल की है। वैसे 60 साल की उम्र में डायलिसिस और भी थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि बॉडी जो है वो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। 5.79 से 4.27 क्रेटिनिन हो चुका है इनका, रिड्यूस हुआ है पहले से। तो इस तरीके से जो है ये इनके क्रेटिनिन के अंदर चेंजेस नजर आए। और इसी प्रकार से अन्य पेशेंट भी आए जिनका क्रेटिनिन जो है वो बढ़ा हुआ था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 26 मई 2025 मिस्टर टीपी पांडे, सीकेडी की प्रॉब्लम है, एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट सुब्रतो पार्क नई दिल्ली से जांच कराई है इन्होंने। क्रेटिनिन जो है इनका 7.1 है, यूरिया 148 है और HbA1c जो है वो 8 के आसपास है। सभी चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब है। 58 ईयर्स की इनकी एज है, आर्मी के ये पेशेंट हैं। और उसके बाद इनका क्रेटिनिन घट के हो गया 5.1, 7.1 से 5.1। एयरफोर्स सेंट्रल लैब से कराया 19 जून। ये कराया 26 मई को, ये कराया 19 जून को। मतलब लगभग ये हुआ है सारा 25-27 दिनों के अंदर अंदर हुआ है, 1 महीने से कम के टाइम पे हुआ है। 5.1, HbA1c 7.1 जो कि 8 के आसपास था, यूरिया 126 हो गया, 148 के आसपास था, और क्रेटिनिन 7.1 से 5.1 हो गया। मतलब इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आई है। डायलिसिस इनको बोल दिया था बिल्कुल कराने के लिए। जनरली पेशेंट लास्ट स्टेज पर आते हैं, डायलिसिस बोल दिया, अब कराना चाह नहीं रहे, अब क्या करें। पहले भी आते हैं पेशेंट्स लेकिन उनके नंबर कम रहते हैं, तो जनरली इसी स्टेज पे आते हैं। और इनका 1 महीने से कम के टाइम पे 7.1 से 5.1 क्रेटिनिन हो गया, यूरिया 148 से 126 हो गया। और ये रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, अपना एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर हैं। और HbA1c 8 से इनका 7.1 हो गया। इतना अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आया इनको। और अब ये जो है कह रहे हैं कि अब तो डायलिसिस से मैं बाहर आ गया हूँ। हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी बोल दिया कि डायलिसिस की जरूरत नहीं है, अभी वेट करते हैं। तो अभी ये कंटिन्यू कर रहे हैं मेडिसिन, और साथ में डाइट, योगा, एक्यूप्रेशर, सब चीजें इन्होंने डिसिप्लिन में फॉलो की। बीइंग एन आर्मी ऑफिसर ही वाज वेरी डिसिप्लिन। बिल्कुल। अब ये है ऑक्सीजन प्रॉमिस लैब है, ये रोहतक हरियाणा में पड़ती है, भिवानी रोड, भिवानी स्टैंड पे। रमेश कुमार जी 56 साल की उम्र है, क्रेटिनिन 7.31 है, यूरिया 158 है। 7.3 और 158 यूरिया इनका। और उसके बाद फिर दोबारा से इन्होंने कराई, 7 मार्च की ये रिपोर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट हुई है 9 अप्रैल की। 9 अप्रैल में 5.8 हो गया, 99 हो गया इनका यूरिया, 5.8 क्रेटिनिन हो गया। यूरिया जो 158 था वो 99 हो गया, और क्रेटिनिन 7.3 से 5.8 हो गया 9 अप्रैल को। मतलब ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये उन पेशेंट्स के हैं जिन्हें डायलिसिस सजेस्ट कर दिया गया। मैक्सिमम पेशेंट ना उस स्टेज पे आते हैं। होता क्या है, क्रेटिनिन शुरू हुआ 1-2, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं आप दवाई लेते रहो, आपका क्रेटिनिन जो है वो कंट्रोल रहेगा। धीरे धीरे वो बढ़ता है, फिर वो डायलिसिस की स्थिति पे आ जाता है। फिर डायलिसिस की स्थिति पे आता है तो तब कहा जाता है कि डायलिसिस करा लो या ट्रांसप्लांट करा लो। बिल्कुल। मरीज घबरा जाते हैं। जनरली 4 से लेके 8 वाली स्टेज पे बहुत सारे मरीज आते हैं, क्योंकि डायलिसिस वो नहीं कराना चाहते। उनको समझ आ जाती है उस स्टेज तक आते आते कि अब यहाँ पे हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमें कुछ और चीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट पेशेंट की बात करते हैं। पंकज बर्नवाल पेशेंट है, 11/2020 की ये रिपोर्ट है। इसमें 1.6 था इनका क्रेटिनिन, 1.6 क्रेटिनिन था जब ये आए थे। उसके बाद 1.10 हो गया ये। और ये दवाइयाँ आप नहीं ले रहे हैं हमारे से, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है, इसलिए मैंने ये रिपोर्ट अलग से दिखाई है। 1.13 2020 में ठीक हो गए थे। अब मेरे से मिलने आते हैं और हर दिवाली पे मिठाई का डिब्बा लाते हैं। और ये 2025 में 1.24, मैंने कहा अपनी रिपोर्ट भी ले आया करो डब्बे के साथ। तो ये हर बार एक रिपोर्ट करा के लाते हैं और हर बार ये दिखाते हैं कि मेरा क्रेटिनिन नॉर्मल है। डाइट फॉलो कर रहे हैं, योग फॉलो कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। और आप देख सकते हो इसमें यूरिक एसिड जो है वो 9.4 के आसपास है। आप देख सकते हो कि इसमें क्रेटिनिन 1.24 है, GFR 71 है। ऑल द पैरामीटर्स आर एब्सोल्युटली ऑलवेज इन द नॉर्मल रेंज। डॉक्टर लाल पैथ लैब से इन्होंने कराई है। और ये अपना गुड़गांव में रहते हैं। और अपना आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो है किस तरीके से नॉर्मल है। 5 साल से इनकी किडनी नॉर्मल काम कर रही है। बिल्कुल। जब इनको पता चला था स्टार्टिंग स्टेज में आ गए थे और अब क्रेटिनिन नॉर्मल कर लिया था। हर साल अब आते हैं, एक टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर लाल पैथ से कराते हैं और रिपोर्ट ला के मुझे दिखा देते हैं कि भाई अब भी नॉर्मल है। तो इतनी जो रिपोर्ट्स हैं, और मैं आशा करती हूँ कि ये कुछ ही रिपोर्ट्स ना हो, इससे भी ज्यादा रिपोर्ट्स, हजारों की संख्या में प्रज्ञा रिपोर्ट्स हैं। और आप वीडियोस जाके देखिए हमारे यूट्यूब चैनल कर्मा आयुर्वेदा पे। मैं एक चीज आपको कह सकता हूँ, हमारे पास आयुर्वेद में वन ऑफ द मैक्सिमम टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल हैं। इतने टेस्टिमोनियल शायद ही किसी के पास अवेलेबल। टेस्टिमोनियल्स, पेशेंट की वीडियोस, पेशेंट की रिपोर्ट्स, पेशेंट
बता रहा है किस तरीके से वो फायदा हो। इतनी वीडियोज हैं। लेकिन जब इतनी वीडियोस हैं, डिजिटली सब कुछ मौजूद है, आप भी बात कर रहे हैं और आपकी संस्था भी इतनी पुरानी है, फिर भी क्यों लोगों को आयुर्वेद में आने में अभी भी संकोच होता है? माइंडसेट की बात है। सबसे पहले बीमार होता है आदमी, उसको हॉस्पिटल जाता है, वो देखता है क्या है क्या नहीं है, फिर थोड़ा सा ये होता है कि मैं बड़े हॉस्पिटल में गया तो शायद मैं जल्दी और अच्छा ठीक हो जाऊंगा। और हो सकता है कि आपका ये एक धारणा है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष की गलती नहीं है, ये एक साधारण धारणा है और इसको बदलने के लिए पूरा सिस्टम, पूरा एफर्ट और बहुत सारी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। बट धीरे धीरे बदल रही हैं चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे और होगा डॉक्टर पुनीत, एक हेल्दी किडनी के लिए, एक हेल्दी पर्सन के लिए क्या पैरामीटर्स होते हैं जो अगर वो टेस्ट कराए तो वो देख के नॉर्मली समझ सके कि हाँ उसकी किडनी हेल्दी है? अभी किडनी हेल्दी हो रखने के लिए सबसे पहले तो एक KFT नॉर्मल कराएंगे, यूरिन रेगुलर कराएंगे, आप यूरिन टेस्ट कराएंगे, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, यूरिन से प्रोटीन ना जा रहा हो और किडनी का क्रेटिनाइन नॉर्मल हो। ये 2 बेसिक पैरामीटर्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं या अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो BP और शुगर को कंट्रोल करने की प्रयास करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे रेगुलर। अगर ऊपर नीचे होता है तो अपने फिजिशियन से, अपने मेडिकल प्रोफेशनल से रेगुलर मिलेंगे। उसके साथ साथ खाने पीने के लिए अगर आप बिल्कुल फिट हैं तब भी आप खाना पीना ठीक रखेंगे। जंक फूड, फास्ट फूड और बाहर का खाना जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करेंगे। अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको जितना कम हो सके उतना कम करने की कोशिश करेंगे। इतना कर लिया तो आप बिल्कुल फिट हैं। बिल्कुल। बस एक चीज और, आपने कहा नॉर्मल, क्रेटिनिन कितना नॉर्मल होता है, यूरिया कितना नॉर्मल होता है और GFR किस लेवल पे नॉर्मल? GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 80 से लेके 100, यानी कि जनरली 90 ml पर मिनट का नॉर्मल होता है। वो EGFR होता है जो क्रेटिनाइन से निकलता है। क्रेटिनाइन की नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 1, 1.1, 1.2 कई लैब्स में, इन जनरली 1, 1.1 के आसपास ही फ्लक्चुएट करती है। इससे नीचे होना चाहिए क्रेटिनाइन लेवल। यूरिया भी जो होता है वो 50-60 से जनरली नीचे कंसिडर किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द कैलकुलेशन वैल्यू। 50 से नीचे जनरली यूरिया नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। और ये थी पूरी जानकारी। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो पेशेंट्स के इन रिपोर्ट्स पर खास तौर पे, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप किडनी की किसी समस्या से जूझ रहे हैं और उनसे जुड़े सवाल हो तो भी आप जरूर पूछिए। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ जुड़े रहिए।